प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। हाय, मैं हूँ अनुराधा पौडवाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं को दिया है। अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। मैं दुनिया से अब न डरूं, तुझी से मैं प्यार करूं। रेडियो मनपसंद अपना सुनते रहिए। ये कार्यक्रम अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो हमेशा आपका स्वागत है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 62874347 पर, या मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं 0414527962 पर, 0414527962 पर। आपके विचारों का, आपके फीडबैक का हमेशा स्वागत रहता है। ये कार्यक्रम अभी 10 से 12 के बीच में प्रसारित किया जा रहा है, और अगर आप ये कार्यक्रम नहीं सुन पा रहे हैं, किसी वजह से आज नहीं सुन पा रहे, तो शाम को दोपहर को 3 से 5 के बीच में प्रसारित किया जाएगा। तो सुनते रहिए, लगे रहिए, और अपना रेडियो मनपसंद कार्यक्रम आपके साथ है। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध में तो कहा जाता है कि वो 3 C's कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया और भारत, कॉमनवेल्थ, करीज और क्रिकेट। जी हाँ, कॉमनवेल्थ का तो भाग है, करीज ऑस्ट्रेलियंस और भारतीयों दोनों को अच्छी लगती है, और क्रिकेट एक ऐसा अटूट संबंध है दोनों देशों के बीच में। लेकिन ये संबंध इस 3 C's से कहीं परे भी जाते हैं, और वो संबंध होते हैं जो पर्सनल स्टोरीज़ होते हैं। जैसा कि आपको पिछले कार्यक्रम में हमने सुनाया, एक चिंट सिंह जी की एक सर्वाइवल की रिमार्केबल स्टोरी, जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, और इस प्रिजनर ऑफ वॉर के दौरान अंत में ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस ने उन्हें मुक्ति दिलाई थी जापानी से। काफ़ी अत्याचार सहे, काफ़ी यातनाएं सहीं, और ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस ने उनको मुक्ति दिलाई। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मेटशिप जो है अपने आप में मानी जाती है कि एक अलग तरह की वैल्यू है यहाँ की, और वो ऑस्ट्रेलियन मेटशिप डेवलप हुई चिंट सिंह जी और ऑस्ट्रेलियन उनके मित्रों के बीच में, जो जीवन भर बनी रही। आज उस मेटशिप के बारे में भी बातचीत करेंगे। आपको जो इंटरव्यू सुनाया था उसका पहला भाग सुनाया था नवंबर के कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम दूसरा भाग सुनाएंगे, और सुनाएंगे किस तरह से चिंट सिंह जी और ऑस्ट्रेलियन मित्रों के साथ उनकी मेटशिप बनी रही पूरी ज़िंदगी। और ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों का जो पर्सनल स्टोरीज़ की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति सभी को आकर्षित करती रही है, चाहे देश विदेश। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय फ़िलॉसफ़ी। और पिछले दिनों हम अपना यहाँ रेडियो मनपसंद कार्यक्रम तो प्रस्तुत करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, वो अपनी मन की बात का भी रेडियो ब्रॉडकास्ट करते हैं, और इस रेडियो ब्रॉडकास्ट में उन्होंने इस बार एक विशेष उल्लेख किया, और वो विशेष उल्लेख किया था जो पर्थ स्वान वैली में एक वृंदावन से दूर एक वृंदावन बनाया जा रहा है, और वो है वृंदावन। एक ऑस्ट्रेलियन महिला और ऑस्ट्रेलियन जानी मानी एक्ट्रेस थी अपने ज़माने में, वो उन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट ज्वाइन किया, और उसके बाद एक वृंदावन बना रही हैं। उनका नाम है जगत तारिणी दासी। उनका उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात ब्रॉडकास्ट में किया था। आज हम उनसे बातचीत करेंगे उनके जीवन के बारे में, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, किस तरह से वो भारतीय संस्कृति को, भारतीय दर्शन को अपने वृंदावन के माध्यम से स्वान वैली पर्थ के दिखा रहे हैं। तो कार्यक्रम काफ़ी भरा पूरा है, काफ़ी रोचक है। सुनते रहिए, और हमसे बातचीत करने में हिचकिचाइए नहीं। हमें फ़ोन कर सकते हैं 0414527962 पर, या फिर 62874347 पर। आइए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत से। जी हाँ, ये फिल्म लगान का गीत
सुनते हैं। ये गीत है फिल्म लगान का, राधा कैसे न जले। बहुत ही सुंदर गीत है। कुछ मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले, बिना सोचे समझे किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। तारे हैं चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। ओ गोपियां तारे हैं चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। कान्हा जी का जो सदा इधर उधर ध्यान रहे, राधा बेचारी को फिर अपने पे क्या मान रहे। गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। ओए होए ओए होए, बाहों के हार जो डाले कोई कान्हा के गले। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। राधे 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 जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर और साथ ही साथ रेडियो मनपसंद ऐप पर। मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी। ये रेडियो मनपसंद आप तो सुनते ही हैं, साथ ही साथ एक और रेडियो कार्यक्रम जो होता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा हर महीने प्रसारित करते हैं, मन की बात। और मन की बात में वो विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। और पिछले नवंबर के महीने में जिस विषय पर चर्चा की उसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एक विशेष उल्लेख किया। एक नहीं, दो विशेष उल्लेख थे, लेकिन पहला एक विशेष उल्लेख उन्होंने जो किया था उसमें उन्होंने एक
जो यहाँ पर प्रयास क्या है, अपने आप में एक वृंदावन बन गया है। पर्थ की स्वान वैली में एक महिला, ऑस्ट्रेलियन महिला जगत तारिणी दासी हैं, उन्होंने पूरा एक वृंदावन बनाया है खूबसूरत। और उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात में ये कहा। उन्होंने कहा इस बारे में एक बहुत ही अच्छा उल्लेख है कि ये भगवान के प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप है। हमारे संतों ने भी कहा है, यह आशा धरी चित्त में, यह आशा धरी चित्त में, कहत जथा मति मोर, वृंदावन सुख रंग गौ, वृंदावन सुख रंग गौ, काहू न पायो और। यानी वृंदावन की महिमा हम सब अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से कहते जरूर हैं, लेकिन वृंदावन का जो सुख है, यहाँ का जो रस है, उसका अंत कोई नहीं पा सकता। वो तो असीम है। तभी तो वृंदावन दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है। इसकी छाप आपको दुनिया के कोने कोने में मिल जाएगी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है पर्थ। क्रिकेट प्रेमी लोग इस जगह से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि पर्थ में अक्सर क्रिकेट मैच होते रहते हैं। पर्थ में एक सेक्रेड इंडिया गैलरी, इस नाम से एक आर्ट गैलरी भी है। यह गैलरी स्वान वैली के एक खूबसूरत क्षेत्र में बनाई गई है और ये ऑस्ट्रेलिया की एक निवासी जगत तारिणी दासी जी के प्रयासों का नतीजा है। जगत तारिणी जी वैसे तो है ऑस्ट्रेलिया की, जन्म भी वहीं हुआ, लालन पालन भी वहीं हुआ, लेकिन 13 साल से भी अधिक समय वृंदावन में आकर के उन्होंने बिताया। उनका कहना है कि वे ऑस्ट्रेलिया लौट तो गई, अपने देश वापस तो गई, लेकिन वो कभी भी वृंदावन को भूल नहीं पाई। इसलिए उन्होंने वृंदावन और उसका आध्यात्मिक भाव से जुड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही वृंदावन खड़ा कर दिया। अपनी कला को ही एक माध्यम बना करके एक अद्भुत वृंदावन उन्होंने बना लिया। यहाँ आने वाले लोगों को कई तरह की कलाकृतियों को देखने का अवसर मिलता है। उन्हें भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थस्थलों वृंदावन, नवाद्वीप और जगन्नाथपुरी की परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यहाँ पर भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई कलाकृतियां भी प्रदर्शित की गई हैं। एक कलाकृति ऐसी भी है जिसमें भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा रखा है, जिसके नीचे वृंदावन के लोग आश्रय लिए हुए हैं। जगत तारिणी जी का यह अद्भुत प्रयास वाकई हमें कृष्ण भक्ति की शक्ति का दर्शन कराता है। मैं उन्हें इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बात कर रहे थे जगत तारिणी दासी जी के वृंदावन, जो पर्थ के समीप स्वान वैली है, खूबसूरत स्वान वैली, वहाँ पर बनाया है उन्होंने। जगत तारिणी दासी माता जी, उनका अगर जीवन देखा जाए तो अपने आप में एक अद्भुत जीवन है। वो 1970 में उन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट ज्वाइन किया, लेकिन इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया की जानी मानी फिल्म एक्ट्रेस थी। एक फिल्म आई थी नेट कैली और उसके साथ मिक जैगर के साथ काम किया था। और इतना सारा सक्सेसफुल फिल्म करियर होने के बावजूद भी उन्होंने ये तय किया कि उनका जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित किया उन्होंने, और वो कृष्ण भक्ति का जो मार्ग अपनाया उन्होंने, उसके कारण से उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। आइए सुनते हैं उनकी ये कहानी, उन्हीं की ज़बानी, जो हमने इंटरव्यू किया उनसे, जगत तारिणी दासी जी से, उनके जीवन के बारे में। आइए बातचीत करते हैं उनसे और सुनते हैं ये कार्यक्रम। वेलकम टू रेडियो मनपसंद, Mataji and Shri Radhe Raman ji. Thank you very much for joining us today despite your very busy schedule, and especially after Prime Minister Narendra Modi mentioned about you in his radio broadcast. I'm sure you must be getting a number of interview requests.
where you are in your spiritual journey, Mataji. Perhaps it does not matter. Prime Minister mentions you about you or not, but still, I would like to know your reaction to that. Well, we had about 2 or 3 days prior to the Man Ki Baat, we had an information from our Indian consulate that they wanted us to prepare in case there was going to be some kind of presentation. So we were alerted, and yet, I think I would say for myself, and definitely probably Sri as well, we didn't really think it would happen. It was so exceptional to be acknowledged by the Prime Minister of India from here in this quiet Perth, which is such a kind of an out-of-the-way place, that we were taken by surprise completely. We both felt very happy to see that the Prime Minister was acknowledging the importance and significance of Vrindavan, and also our attempts to try to bring that atmosphere of Vrindavan to Western Australia. And we, as a part of Indian community, we really feel proud of you and your work. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Mataji, you had a very successful career as a movie actress before joining Hare Krishna movement. And that was a career like, everyone aspires, a glamorous life, celebrity status, thousands of fans. But you decided to give that up and joined Hare Krishna movement. What was the inspiration behind that? Well, one of the inspirations was the stresses and strains of a career like that itself, because it's difficult. You're never peaceful because you have to always be looking for the next job. It's like being on contract after contract after contract. And you have to also be very mindful to sell yourself. Because if you stop doing that, then there'll be no responses from outside. And so I found that was challenging to me personally as a young person sort of looking for some meaning in life. And during that spell, when I was working in the theatre and cinema, I encountered some Hare Krishna people, young hippie people in Sydney. That was in 1970. And they had a kind of a mood as if they had something of value that the rest of the world was missing out on. And so combined together, the stress and strain of a public lifestyle combined with this yearning for a deeper significance to life. Those two things somehow or other, they brought me to a point where my curiosity became so strong. And at that point, I also was traveling. So I had left Australia, arrived in America, had a little glimpse of the glamour of Hollywood and Los Angeles. And then again, there it was, this Hare Krishna lifestyle. And it was deeply compelling to me that I should find out what it is. Because I used to tell people it was almost like a personality trait that I used to tell people in Sydney and other places that I was very spiritual. I didn't know what it meant, but it sounded good. Yeah. And to some degree, there was a little understanding of something. So when I came in touch with something that was so authentic and so traditional and so
serious, I felt like I'd be a real hypocrite if I didn't step into the circle for a little while and find out what it was all about. So that was how I moved in on a Hare Krishna lifestyle, and it snowballed from there. So this was a significant change in the course of your life, a massive Yes. transformation, if we say. Yes. How did you Yes. find that? Was it smooth sailing, or it had its own challenges? It was incredibly difficult, actually. It was such a difficult thing to do. Generally speaking, people don't do that. They don't sort of take a radical opposition to the way they're moving in their lives. And so what it meant was that over the next period of perhaps at least a month or two, I was in a state of turmoil almost, because I was having to sort through all of that. You know, what about my career? What about my parents? But at that time, the founder of the Hare Krishna movement, that's His Divine Grace Srila Prabhupada, he was staying in Los Angeles for that little period. And so Right. the weightiness of his spiritual stature, it kind of helped me stabilize, when otherwise perhaps I would have just left and gone back to my normal routines and normal values and bad habits as well. So you were in US after that, after joining the movement. You stayed over there for a few years? I was passing through Los Angeles on my way to London. Yes. I had plans to spend time in London and then return to Sydney for a TV series that I had been booked for after 6 months. Mhm. So it was going to be a quick visit to England. However, because I stopped there in Los Angeles, I was only on I guess it was a tourist visa, but it was a 6-month visa. So by the end of 6 months, I had to have somewhere to go. And I had no idea what would happen at the end of that 6 months. Right. It was Yeah. quite tense, actually. Where was I going to go next? I didn't know. Okay. And then you finally arrived in 1983 in Vrindavan. I stayed there for about 13 years, and you loved the life there. Can you tell us about your life and work over there? Yes. Well, what happened is, at the end of 1970, where I actually ended up going was I went to Hong Kong to meet and marry my husband, who was also a serious Hare Krishna person. So we stayed in Hong Kong for 4 years, trying to establish a Hare Krishna center there. And at the end of that time, again, that was very challenging. At the end of that time was my first visit to Vrindavan. And we went with a small group of Chinese members who were not very comfortable in India at that time. And India also was very, very simple in 1974. So we went through the ordeal. We all got sick. We all had to travel by train together, and with all the stoppages and all the different strikes that were going on. And so many things. Yeah, India is always interesting. Yeah, always interesting. And there was a lot of political crisis with the communists at that time, especially in Kolkata side. Right. And when we came to Vrindavan, we started in Kolkata, and then we ended up in Vrindavan. We had to return. Yeah. And when we were about to leave Vrindavan, Prabhupada, our teacher, he asked me personally, "How do you like this place?" And I said with a spontaneous wholeheartedness, I said, "It's wonderful." All right. Because it was. I mean, we were only there for a week, and the peacocks and the rural setting and the beautiful tall trees and the calmness and the temples everywhere. It was just, compared to Hong Kong, this was heaven.
it's wonderful anyway, but in that comparison, it was Hong Kong never stops. never stops materialism. It was like Yes. day and night material, like running like a train. This was like the opposite. And Yeah. I said to him spontaneously, I love it here. And he looked back at me with a smile and said, then you should come and live here. And I laughed and I looked back at him and said, but you just sent us back to Hong Kong. Yeah. And he looked at me and he said, then you should come some months every year. But we didn't take that seriously. We didn't think that he really was giving us a plan of action. We thought it was just a friendly conversation. So we returned to Hong Kong, and the contrast was so great that we finally, actually, you could almost say we fled Hong Kong and arrived in Australia. And at my mother's doorstep, we said, we can't go to Hong Kong. We want to stay here. And we stayed some years in Australia, in Melbourne. My husband wanted to go back to America. He's American. So we returned to America. He was involved in teaching. And then I think it was around about 1980, he started to feel like spiritual life was insubstantial without some time and exposure to Vrindavan. Mhm. Because Vrindavan is so solid and real that it just solidifies your understanding, your faith, your whole being becomes transformed there. I mean, you can just pass through Vrindavan. I've seen people just passing through Vrindavan who have no spiritual idea, and they're touched. So I don't know what it is about this place. Something special. Yeah. We made our way back by 1983. We made our way to Vrindavan for 1 year. That was our condition. And perhaps for the next 10 years, we kept asking ourselves, should we go back this year to America? Where? To Australia? We don't know. And in that time, of course, our children were growing up. And at a certain point, it became obvious that for their future education, we should choose a location in Australia. It's easier, closer, Yes. and do the needful for the family. With great sadness, all four of us have two children. We have two children. All four of us left Vrindavan and arrived in Perth. And almost immediately we found ourselves, all of us in some way or another, returning to Vrindavan as often as possible. ये सुना आपने जगत तारणी दासी जी के साथ इंटरव्यू का पहला भाग। जी अपने आप में एक आधुनिक मीरा हैं। आधुनिक मीरा की बात करते हैं तो आइए एक ये भजन सुनते हैं अनूप जलोटा की आवाज़ में। खूबसूरत भजन। सारे गा पदा नि दा प ग रे ग म ग रे ग सा ग सारे गा पदा प ग रे स म ग रे स नी पानी रे म पदा प ग रे म ग रे स नि दा रे सा है आँख वो है आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती
है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन, 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 मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर और रेडियो मनपसंद ऐप पर। आशा है आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। आप हमें बातचीत कर सकते हैं 62874348 पर, या फिर आप हमें भेज सकते हैं टेक्स्ट 0414527962 पर। समय करीब 10:40 हो रहे हैं। बातचीत कर रहे हैं हम ऑस्ट्रेलिया की जगत तारणी दासी जो पर्थ में है, और वहाँ पर उन्होंने अपना एक वृंदावन बनाया है। सुनी उनकी कहानी, किस तरह से उनको वृंदावन ने आकर्षित किया। आइए सुनते हैं इसका एक दूसरा अंश उनकी इस बातचीत का। So what was so fascinating about Vrindavan? Okay, well, there was an outer social experience. I came from America. By the time I went to Vrindavan, I had been living in America. I was used to the ambience and the atmosphere and social experience of America. And when I came to Vrindavan, the stability, the village life, the subtlety of the people, the culturedness of many of the people, even village people, they were cultured they weren't cultured like they were literate and they were into music and art and things like that. Yes, yeah. But their character was naturally very fine. It took a long time before I made any contact with the local people because I never actually fully learnt to speak Hindi. I was so curious. I would go out when I had to go shopping. You go to the shop, you catch a rickshaw, not a bus, Yes. or you walk, and you walk down to the marketplace. And in that marketplace, there's 7 very sacred temples that people come from around the world to visit. And Right. when you go down to shop and buy some rice or something, there they are. You're Yeah. surrounded by sacredness with such an intensity, Yes, and yeah. people who that's their norm. That's right. Yeah, that Braj Bhumi has got its own attraction or magnetic Definitely. attraction, what we say. Definitely. So when you came here in Australia in 1996, of course, you started missing Vrindavan and decided to create a Vrindavan away from Vrindavan here. Tell us about that journey. Yes. The thing was, when I first arrived, that was 1996,
we were pretty much busy, absorbed in just getting things sorted out, settled, getting the two young adults into their educational path, and so many things. And in the background was this feeling all the time that I've been abandoned. Of course, I hadn't, but I can't go back there. There's too many things I have to do here, and I'm missing this tranquil and also sometimes quite crazy, but in a special way, village Vrindavan atmosphere. I remember I used to get in the car when we go to the shops with a friend, and when we would drive down the road, I'd close my eyes. And one day I found myself sitting in the back seat with my eyes closed, and I almost asked myself, "Why do you close your eyes all the time when we drive in the street?" And the answer kind of came that because I remember those streets that those dirt roads practically that I would ride in the rickshaws, they're still implanted in my memory, and I don't want these streets to be implanted in my memory in the same way. So then one day, a friend of mine from over east, she sent me a gift, and it was a small pouch about 1.5 inches, about 5 centimeters, and inside was this very small Krishna figure. Yes. And she had been given that from a friend who had passed away shortly before, who had kept that Krishna with him for many, many, many years. And so when he passed away, she thought of me and thought that this Krishna, we called him Gopinath, that he could come into my care. So when I opened this envelope and I saw this small figure, I thought, what do you do with a figure that's only 1 inch in size? You could lose him in a moment. Put him somewhere and he fell in a crack, put him again. Yeah. So the first thing I did was I started to think, well, at least I need to make some sort of a platform or a chair or something and put some blue tack and connect him to something bigger. So I did that. Right, and then it was almost like mysterious, because then the next morning I'd wake up with the sense that, well, you could connect that chair to a platform, and that would make it more substantial. And then it would be like, no, you could make a little house, and you could put that little chair on the platform inside the house, and that would make it more safe and substantial. And before you, there were all these ideas flowing: how to make it a bit bigger, how to make it a little nicer, how to make some trees, how to make some scenery, something else, and it just flowed. Okay. And so then it became my hobby. It became my occupation, whilst my 2 children at that time were teenagers and they didn't want much involvement from me. So I had some free time and I spent it like that. Yeah, I mean, I understand that you always had this artistic talents, and I was reading that Sri Prabhupada always encouraged you to use your artistic talents for devotional services. And that's how I think this story began. With a little miniature Krishna, then now it has become a full-fledged sacred art in India Art Gallery. Just tell us about that. How did that develop? Well, Sri, he lived next door to us, and we were both renting. He was living alone because he's a monk, and I was living with my husband and family. And there was another friend who was also very interested in working with us, and she had her house nearby. And at one point, we all thought it would be kind of nice if we could have 2 houses we owned right next door to each other, and we could make one room available for putting all these little displays that I had begun to create in the room, and some people could come sometimes and look at them.
And that was the first idea. And then in 2002, I think it was, we decided to go out. 2001, we looked for two houses next door to each other in the suburbs. And then in 2002, when I was in India, Shri found a property that was 15 minutes away. To us, that was like another state. And Right, yeah. when he came back, he said, there's this property, it's 5 acres. And we all said, oh, we couldn't manage that. You know, we didn't expect that. Yes, We were just asking for something quite small and suburban. But somehow or another, one step after another, we ended up purchasing that place. And one of the main reasons we did was because it had a large double garage. And when we saw the double garage, we said, oh, this could be a gallery of some sort. Yes. That was in 2002. And it was 2012 when we opened that gallery. Right, okay. It took us 10 years to build it. We had no flow of income. Yes. We had we couldn't employ anyone. We were Right. just moving whatever momentum we had. And as it began to take shape, and we used 2 rooms, two large areas of the house, Yes. conjoined. And as it started to take a shape, then with my husband's help and other people's help, we developed a group of quite talented artists who came and volunteered their services one after another. And, Right, and they okay. did things that I could never have done. All right, So okay. when you see the gallery, what you see first is like a large life-size diorama. It's like a tree standing in the room with leaves and flowers. And Yes. it's all made by ourselves, cutting out leaves and leaves and leaves, putting them all over the tree. So one thing that was interesting was that as we made one tree, and myself and friends cut out hundreds and hundreds and hundreds of leaves to go on the tree, I began to realize what Krishna has done. Because I would look out and there's so many trees in our backyard with millions and millions of leaves. And who made them? That's right. Who made them? I didn't make them. No No. man made them. Somebody No. made them. Yes. So from my making one little miniature, but life-size miniature, and then placing the little miniatures inside this setting that was like you could walk through it, it created like something that's so extraordinary, so far beyond what I could have imagined, that when people go in there, if they're even a little tranquil, they Right, have yeah. an amazing experience. Yeah. And we don't always tell them what it is. We don't go and explain every little theological point to them. Yes. Because Yeah. we're speaking here about not so much the Indian community, but people straight off the street who are not familiar with Krishna. They don't know who Krishna is. Yes. And they're going for a cultural experience. They're going for a cultural experience. And it's really nice. And they have a cultural experience. And they come out respecting Indian culture. Yeah. And saying, oh, now I understand something about why this culture is the way it is. What are the values and the value of those values? You know, it was very interesting to me that just recently, one of our members who my husband sent that little video of Narendra Modi ji speaking, he sent that to one of our members who I had known for a long time. And he sent back the message and he said that when I gave up my career for a spiritual path, our teacher Prabhupada, he said to me at that time, he said that you should put on plays. He knew I had that background. So he said, you should put on plays because this will attract a higher class of people. He said, now we're attracting hippies in 1969, 1970. He That's said, right. But if you present, he said, but if you present the culture,
you would attract a higher class of people. True, yeah. So it was very profound for me that he sent that message to me after seeing Narendra Modi ji speaking. I mean, it's a high class of people. And he said, look, you've done it. You did it. And I was thinking, I didn't know I was doing it. आपने सुना जगत तारणी दासी जी के साथ दूसरा इंटरव्यू का दूसरा भाग। इसमें उन्होंने बताया किस तरह से वो ये वृंदावन गैलरी सेक्रेड इंडिया आर्ट गैलरी धीरे धीरे बढ़ती गई। आइए एक और भजन सुनते हैं और उसके बाद फिर इंटरव्यू का आखिरी भाग, तीसरा भाग सुनते हैं किस तरह से उनका कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत भजन फिल्म मिस मैरी से। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा, मन ही मन क्यों जले राधिका मोहन तो है सबका प्यारा, मन ही मन क्यों जले राधिका मोहन तो है सबका प्यारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। जमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे, जमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे, तन मन डोले कान्हा की बंसी मधुर बजाए रे, सुध फूली खड़ी गोपियाँ जाने कैसा जादू डारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की, रंग सलोना ऐसा जैसे छाई हो घट सावन की, मेरी मैं तो हुई दीवानी मनमोहन मन भावन की, तेरे कारण देख सावरे छोड़ दिया मैंने जग सारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा, मन ही मन क्यों जले राधिका मोहन तो है सबका प्यारा, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आँखों का तारा। बात हो रही है वृंदावन के कृष्ण कन्हैया की बात, और वृंदावन जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर और साथ ही साथ रेडियो मनपसंद ऐप पर, जो आपके साथ होता है सातों दिन 24 घंटे दिन रात आपके हाथ में, आपके साथ में। ये कार्यक्रम अगर आप नहीं सुन पाए हैं अभी तक इसका हिस्सा, तो दोबारा से फिर ब्रॉडकास्ट होगा आज दोपहर को 3 से 5 के बीच में। बात हो रही थी जगत तारणी दासी जी के साथ, माता जी उनके साथ वृंदावन किस तरह से उन्होंने वहाँ पर शुरुआत की। आइए सुनते हैं इस बातचीत का तीसरा अंश और अंतिम अंश, और उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये पूरी तरह से डेवलप हुआ और आगे उनके क्या प्लान्स हैं। आइए सुनते हैं उनके इंटरव्यू का। I
grew up in Agra, which is part of Braj Bhumi. Okay. And I still remember around Janmashtami, you may recall also, like, you know, the way you have got these displays in the market around Janmashtami, everywhere those displays will be there. And they were fascinating display. I mean, from the artistic point of view, perhaps they're different, but from the devotion point of view, you could really relate to them. So just on that displays, can you give us, because we're talking to Indian community who are fully aware of Lord Krishna's life, just give us what is on those displays in Sacred India Art Gallery. Okay, so I'll just tell you a few of them. One of them is called the peacock dance. Yes. So because you're a Brajavasi, you know, of course, that in Varshana, there's the More Kutir, where Radha and Krishna danced as peacocks together. And at that place, there's a painting actually of Radha and Krishna dancing. Initially there was a painting made by a blind artist who was a great devotee, who perceived that dance in his inner consciousness, and he made a painting of it by Radha on his help to paint that. I was asked to enter into, or I thought of entering into, a miniature competition, which said the condition was you had to make a scene inside a pot. And I found a clay pot, like a Braj pot, but it was like a matki, but it was kind of cut in half so that the edge was on the side up, because it was meant for flowers. And and as soon as I saw that, I said, that's a matki, I have to make this peacock dance. And so I did, and that won the competition. And people asked us after, what is the dance? And I said, oh, that's Radha and Krishna's beautiful forest pastimes. So that's one thing that you'll see there. And I put lights inside so that when you look inside, there's a whole world inside the pot. Another one is, another one from Varshana, Sankarikor, where the two mountains come down. And Radha and the Gopis would cross through the ravine with their pots on their heads. And Krishna, because he's so mischievous, he would climb up on the Vilasgarh hill and he would throw rocks and break her pots. As the Gopis' pots, with all the dahi would come pouring down all over them. So one of the Gopis went to Radha and said, he's so bad. He's doing this all the time. What should we do? And she said, you go again, but this time we'll all come and we'll all hide. And when he goes to throw the rock, we'll jump out and catch him. And then we'll take him and we'll dress him as a girl. We'll dress him as a gopi. And we'll put a pot on his head. And then he can cross through the Sankarikor, and Lalita Devi will take a rock and throw it, and all the yogurt will pour down all over him. And then at the end of that diorama, you see Krishna dressed as a girl, bowing down at the feet of Radha. I will never do that again. What a beautiful depiction. And we have Govardhan Leela. We have 3 big dioramas of the Govardhan Leela. And all the people and all the cows under the hill, and everyone under, it's about more than a meter, much more than a meter wide. And everybody is looking at Krishna. Every single boy, girl, everybody, they're all looking at him. So I think that's our main diorama. Yes, it's a beautiful displays actually, the way you are describing them, and worth seeing them, worth making a trip. And you have chosen the most beautiful place. I mean, Swan Valley is, I understand, is quite a beautiful place, and I think the perfect place for Vrindavan, away from Vrindavan in Australia. I think Swan Valley chose us.
Oh, okay. By offering that 5-acre property. I think so. I think so. Ironically, one thing that I'm finding interesting is that the area where we are, it was what do you call it? Zoned. It was zoned urban deferred. Yeah. And very, very slowly around us, but not so slowly and now after we've been here for nearly 20 years, it's becoming urbanized. Because all of a sudden, the whole area is going to become urban, and we're very firmly wishing to hold on to our project and not take part in that housing boom. That's and right. so we're suddenly going to find ourselves with a train line going by and shops nearby and people coming and going. So all of a sudden, from being remote and peaceful and quiet, it looks like it's going to be thrust more into the eyes of the public, which I don't think we'll regret. Yeah, that's right. It's this is what is happening where with this urban development happening everywhere, we're losing the character of the places. Just finally, I would just like to know, with the Hare Krishna movement, you've been involved for so many years, and Radharamanji also. How can you explain us Krishna consciousness, and how does it help us in achieving that natural state of bliss? Well, the first and foremost thing that I heard spoken to me in those early days when I first joined, over and over, there were two things that were very important. One of them was continuously being told that you're not actually your body. Aham Brahmasmi, I'm spirit. I'm transcendental to body, to mind, to even the things of life, my family, my career, illness, turmoil. I'm transcendental to that. Me, the real me. And although I still can't say that I've grasped that fully by any means, because it's profound. That was the first eye-opener to me, that if I could understand that, then all fear would go away. That was the first thing that entered my life when I became serious about the path of Krishna Bhakti. Right. Yeah. And the second one was, and I think if you're coming from the Brajabhumi atmosphere, you just automatically begin to realize that there really is a supreme, and there really is a Krishna, and there really is a relationship that we share with that supreme, and that's real life. It doesn't necessarily mean that you have to give up your family or run away from the world, but it's like, nowadays they do this 3D thing. I'm not familiar with it very much, but I know you put on some glasses. Yes, you see virtual reality. Yes, so it's almost the opposite. It's almost like you put on some glasses and you're not looking at a virtual reality. You see reality. That's right. Yeah. Because now we're busy in a virtual reality. So these glasses that we put on, they take the darkness out of our eyes. Yes. And they allow us to actually see ourselves in a deeply spiritual way, and to see the bhakti, the relationship between that supreme person and ourselves, as primary to our existence, and that everything else that we see, touch, feel, know, and love, we start seeing it from the perspective that this is his world, it's his family, it's his humankind, it's his animal kind, it's his nature, and therefore it should be respected and cared for, because it's not ours to destroy, to exploit, and to try to take advantage of. It's his. And so even
in a very competitive, sometimes dangerous, materialistic world that we live in, if we can strengthen that perception, it's as if it takes us up above the problem. And to the degree we can strengthen it, to that degree it takes us up above. So that was one. If you understand I'm not the body, it means I don't die. It means that suffering is virtual. It's not actually me suffering. It's a perception. Mm-hmm. 2 is this relationship that I have a supreme master and friend and guide. And 3 was, for me, was the community. Prabhupada, he wanted to create a community of people who have the same interest, the same intention, so they can support each other, especially in a materialistic world. And you have to work in a materialistic world. You have to study in a materialistic world. You have to make money in a materialistic world. So without the companionship of like-minded, serious spiritual people, it's pretty hard. You have to be a rare, brave soul. He wanted to give. Yeah. And you have explained really well this realization that in the world which we are living is a Maya world, and then getting that sense of reality, not living in that virtual reality. What we think is a reality is not reality. Yeah. Yes, correct. Exactly. Radharamanji, would you like to add something on that? Well, only to say that this was really the gift of our Prabhupada to the West. Because Prabhupada used to say when he came to the Western countries that I have not come to give you Hindu religion. I have not come as a foreigner given something from another culture or tradition. I have come to awaken you to your natural Krishna conscious state. And he spoke of this consciousness as something inherent within every living being. So he was crossing all those boundaries of religion, birth, gender, society. He was crossing all of those boundaries and seeking to awaken the inner journey of the soul towards our connection with God, with Krishna. So it was a very remarkable thing that Swami Prabhupada did. And because at the time, of course, India was very busy seeking to follow the West, seeking to develop, seeking to advance. And so much advancement has been made over recent decades. Yet what Prabhupada did was he came to the West and said, the spiritual culture of India has something to offer to the world. So that was very unique. It's like if you have a beautiful antique brass plate and it's all hand carved and it's exquisitely crafted. But over the years, it's become blackened and dirty and it looks very ugly and people are starting to think they should throw it away. And somebody comes along and says, no, do you know what that is? That's priceless. Let's clean it up. And they start cleaning it up and it's like, wow. That's what we think. That's right. So hopefully we come back to that reality as you both said. I would like to thank you very much for your time, sharing your life story and spiritual journey with us. I know you've been very busy, but you still found time for us. Thank you very much once again. Pleasure. Thanks. Thank you. Thank you. Thanks. Very nice. तो ये आपने सुनी बातचीत जगत तारिणी दासी से, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी और साथ ही साथ जो इंस्पिरेशनल वर्क यहाँ पर वो कर रही हैं उसके बारे में भी सुना। ज़रूरी है जैसा कि उन्होंने कहा कि इस माया के जीवन में जो वास्तविकता है उसको ना भूलें हम, और वो अपनी वो डिस्प्लेस के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से
कर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हम ये प्राप्त कर सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आइए सुनते हैं एक जगजीत सिंह जी का हरे कृष्णा मंत्र। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर और रेडियो मनपसंद ऐप पर, जो होता है आपके साथ 24 घंटे रातों दिन, आपके साथ में, आपके हाथ में। अभी हाल ही में एक दुखद समाचार सुनने को मिला भारत से। वह भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, 8 दिसंबर 2021 को उनकी मृत्यु हो गई। एक बड़ा दुखद हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु के पास में, जहां पर जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और साथ ही साथ उनके साथ जो 11 अन्य मिलिट्री के साथी थे वो उनको नहीं बच पाए उस क्रैश में। और रेडियो मनपसंद की ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि उनके और उनके परिवार को। जनरल बिपिन रावत बहुत अच्छा काम कर रहे थे भारतीय मिलिट्री को, जो अब देखा जाए तो भारत के ऊपर हमेशा से खतरे तो मंडराते रहते हैं और ज़रूरी है कि भारतीय मिलिट्री हमेशा तैयार रहे इन खतरों का सामना करने के लिए। और उनके ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेवारी थी भारतीय आर्मी को मॉडर्नाइज़ करने की, और बड़े बखूबी वो निभा रहे थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दुर्भाग्य ऐसा होता है कि ईश्वर के हाथ में कुछ और होता है। हम रेडियो मनपसंद की ओर से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और जब बात कर रहे हैं हम सेना की, मिलिट्री की, तो हम जानते हैं कि किस तरह से ये सैनिक कहीं भी काम कर रहे हों, किसी भी ओहदे पर काम कर रहे हों,
चाहते हैं कि देशवासी सुरक्षित बने रहें और इसके लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले नवंबर के कार्यक्रम में मैंने आपकी भेंट कराई थी श्री नरेंद्र सिंह परमार जी से, जो नरेंद्र सिंह परमार वुलंगोंग में है। नरेंद्र सिंह जी ने एक पुस्तक लिखी है, चिंट सिंह द मैन हु शुड हैव डाइड। चिंट सिंह नरेंद्र सिंह परमार जी के पिता थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी में थे। मलय में ब्रिटिश आर्मी के सरेंडर के बाद जापानियों ने उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया था और उनके साथ 3000 अन्य भारतीय प्रिजनर्स ऑफ वॉर को न्यू गिनी में ले जाया गया था। हालांकि जेनेवा कन्वेंशन में ये माना जाता है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा, लेकिन जहां तक जापानियों का था उनके लिए जेनेवा कन्वेंशन कोई मायने नहीं रखती थी। उन्होंने उनके साथ बड़ी क्रूरता और बर्बरता के साथ व्यवहार किया। आपने सुना पिछले कार्यक्रम में कि किस तरह जापानियों ने उन पर अनेक अत्याचार किए, न उन्हें ढंग से खाना पीना दिया गया, बड़ी कड़ी मेहनत कराई, सुबह शाम दिन रात, और बीमारों का इलाज करने के बजाय बस उन्हें बुरे हाल पर, उनके अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया। छोटी छोटी बातों पर दिन रात उनके साथ बुरी तरह से मारपीट होती थी। आपने ये भी कहानी सुनी कि किस तरह से नींबू चुराने जैसी छोटी सी बात पर एक प्रिजनर ऑफ वॉर को बेरहमी से मार डाला गया। 2.5 साल के इन अत्याचारों के बाद अंततः प्रिजनर ऑफ वॉर्स में इन प्रिजनर्स ऑफ वॉर में केवल 11 सैनिक बचे थे और इनको मुक्ति दिलाई थी ऑस्ट्रेलियन सैनिकों ने, ऑस्ट्रेलियन सेना ने। जापानियों पर इन वार क्राइम्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन वॉर कमीशन में ट्रायल किया गया था और चिंट सिंह को इस ट्रायल के लिए चीफ विटनेस बनाया गया था। शेष 10 प्रिजनर ऑफ वॉर को जाने दिया गया था, भारत जाने दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा देखिए कि 3 वर्ष इस तरह 2.5-3 वर्ष इस तरह की यातना सहने के बाद जब समय आया था कि वो अपने देश, अपने परिवार से मिले, लेकिन वहाँ पर भी एक प्लेन क्रैश हुआ उनका और उनमें सारे सैनिकों की जान खो गई। चिंट सिंह अंततः 3000 सैनिकों में से केवल एक अनेक ही प्रिजनर ऑफ वॉर बचे थे और उनके लिए जापानीज़ का यही कहना था कि इस आदमी को तो उन्हें पहले ही मार देना चाहिए था, क्योंकि वो उनके खिलाफ गवाही दे रहे थे। और चिंट सिंह की ये आदत थी कि वे अपनी डायरी में बड़े विस्तार से हर घटना को दर्ज करते थे, तो ये उनकी गवाही बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। उसी पर आधारित है यह पुस्तक और मैंने ये पुस्तक हाल ही में ख़रीदी है और ये पुस्तक अपने आप में बहुत ही रोचक पुस्तक है और ये पुस्तक आपको मिल सकती है। आप गूगल पे सर्च कीजिए, अगर आप हार्ड कॉपी चाहिए तो चिंट सिंह द मैन हु शुड हैव डाइड आपको कई जगहों पर मिलेगी। और साथ ही साथ अगर ई बुक पे ख़रीदना चाहिए, जैसे कि मैंने ख़रीदी है ई बुक किंडल और किंडल या फिर बुकटोपिया इत्यादि पे मिल सकती है, तो ज़रूर ये पढ़िए, एक पुस्तक पढ़िए, क्योंकि बहुत ही कम इस तरह की घटनाएं दर्ज की गई हैं हमारे, जहाँ तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो में भारतीय सैनिक मारे गए हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा और इस इंटरव्यू का अगर पहला भाग सुनना चाहते हैं तो YouTube पर अपने रेडियो मनपसंद के चैनल पर उपलब्ध है, तो ज़रूर ये सुनिए इसका इंटरव्यू का पहला भाग। आइए अब सुनाते हैं हम आज इंटरव्यू का दूसरा भाग जो हमने नरेंद्र सिंह परमार जी के साथ बातचीत की थी, इसका दूसरा भाग। आइए सुनते हैं ये बातचीत। नरेंद्र सिंह जी, बाद में जब वो वॉर क्राइम्स कमीशन में उनकी क्या आपने बताया कि चीफ विटनेस की भूमिका रही, किस तरह से वो उन्होंने रोल निभाया, और आपने ये भी बताया कि उन्होंने काफी डिटेल नोट्स लिए थे किस तरह से जापानीज उनको ट्रीट कर रहे थे। हाँ जी, तो और जो वॉर क्राइम कमीशन था जी, वो 2-3 जगह था। एक तो मेलबर्न में भी था, पोर्ट मॉर्सबी में भी था, जो न्यू गिनी में है। उनका जो एविडेंस था वो वॉर क्राइम कमीशन में उन्होंने जो एफिडेविट भी जो दिया और जो उनके इंटरव्यू भी हुए, तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो ये ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल की जो लाइब्रेरी है वहां से मुझे फिर आई फाउंड ये जो उनका जो एफिडेविट था वो मिला, तो वो भी मैंने बुक में एज ए अपेंडिक्स रखा हुआ है। तो उसमें पढ़ने वाले देखेंगे कि क्या क्या एविडेंस उन्होंने जो दिया। जो उनका एविडेंस जो थे वो ऑब्वियसली कई जापानीज को जेल हुई, कईयों ने कुछ ने अपने आप ही अपना सुसाइड कर लिया था, दे हैंग देमसेल्फ। हाँ जी। और उन दिनों जो जिसे कहते हैं
जो बॉन्ड जो बना था, जो पिताजी की जो लाइफ के बारे, जो जिस तरह से उन्होंने काटी, और ऑस्ट्रेलियंस के साथ जो वहां पर जो हम आप और आप सब सुनने वाले जानते हैं, ऑस्ट्रेलियन मेटशिप जिसे कहते हैं, वो एक्सपीरियंस करी पिताजी ने जी। अच्छा, तो वो हाँ जी, तो वो इन्फेंट्री बटालियन के साथ, जिसके साथ जो भी वो कंडक्ट कर रहे थे वॉर क्राइम कमीशन, उसके साथ में वो टेंट मेट जो थे, टेंट में जो थे वो शेयर करते थे। जब क्राइम कमीशन वगैरह सब कुछ हो गया तो ज्यादा डिटेल्स में मैं आपको नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो उसमें वॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का एक मैंने सेक्शन भी है उसके अंदर बुक में, तो वो पढ़ने वाले पढ़ सकते हैं। लेकिन जो फ्रेंडशिप जो डेवलप हुई वहां पर, मेरी एक बड़ी वो जिज्ञासा से थी कि इंडियंस जो थे प्रिजनर ऑफ वॉर वाले, थोड़े कुछ और भी, लाइक 5000 थे, उसमें से कुछ और भी बचे होंगे कहीं और, लेकिन जो रिलेशनशिप पिताजी ने बिल्ड किया, वो क्या वजह क्या थी? तो मेरी इस बुक में जो मेंटोर थे मेरे, वो हैं प्रोफेसर पीटर स्टैनले। ये आपके वहीं पर ही हैं कैनबरा में, जो एडफा में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स का कैंपस है, वहाँ प्रोफेसर हैं। हाँ जी। एंड उन्होंने काफी बुक्स लिखी हैं मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर, और इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री पर भी उनके काफी एक्सपर्ट्स हैं। तो उन्होंने भी रिसर्च करी थी काफी पिताजी के ऊपर। तो उनका कहना है कि किसी साथ रिलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं था, और जिस तरह से वो कम्युनिकेट करते थे वो वाज क्वाइट अप्रिशिएटेड, लाइक वो कोई बैरियर नहीं समझते थे, और जिस तरह से वो कम्युनिकेट करते थे वो जिसे कहते हैं ना, दिल से कम्युनिकेट करना। अच्छा। तो उस टाइम तो वो जो कनेक्शन थे जी, पोस्ट वॉर जो रिलेशनशिप बनाए पिताजी ने, वो सिडनी में भी गए किसी ऑफिसर के पास, जहां वो घर में उसके रहे, उसकी फैमिली से इंटरेक्शन था। उसके बाद फिर मेलबर्न गए, पर्थ गए। तो उन दिनों जो भी उनके जो रिलेशनशिप उन्होंने एस्टैब्लिश करी थी, वो काफी जिसे कहते हैं लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप उन्होंने वो रखी थी। और वही जो थे, मैं आपको बताया था शुरू में, जो कार्ड्स आते थे क्रिसमस के, वो ही आना शुरू हुए थे जी। तो इतना था कि जिस तरह से पिताजी सरवाइव किए थे जो एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, वो भी बड़ा अप्रिशिएटिव। ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस वाले भी बड़े हैरान थे कि ये कैसे बच गया जी। आपने जैसे बताया है, वो 3000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, और अंत में एक ही वो बचे शायद। हाँ जी। आप ये देख लीजिए, एक और चीज मैं अभी सुनने वालों को बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस जो हैं जी, किस तरह से कदर करते हैं, ये आप इन्हीं से सीखिए। लाइक हमारे को अभी उस मामले में बहुत दूर की जर्नी है अभी हमारे इंडिया में। हम लोग करते हैं, लेकिन अभी भी काफी कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। हाँ जी, क्योंकि हर जगह देखिए, मैंने तो जब से, जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, और मैंने ट्रैवल बहुत किया है मैंने, और छोटे छोटे से गांव में आपको एक छोटा सा वॉर मेमोरियल होगा, और उस गांव के जितने भी शहीद हुए हैं उनका नाम लिखे होंगे। ये सिर्फ एक ऑनर वाली बात होती है। अब आप ये भी देख लीजिए, अब रिमेम्बरेंस डे में छोटे छोटे बच्चों को भी वो सिखाया जाता है। एंजाक डे में आप देख लीजिए किस तरह से वो सर्विसेज में छोटे छोटे बच्चे पार्ट करते हैं। जो पिताजी के साथ जो उन्होंने अर्न किया रिस्पेक्ट जो ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस का, वो पोस्ट वॉर के बाद भी कायम रहा। और 1970 में जी 25वीं सालगिरह मनाई गई थी जापानी सरेंडर की। उसको कहते हैं रिटर्न टू वेवेक। आरएसएल ने, देखिए, उन्होंने ये कहा कि जी इंडियंस भी बचे थे उसमें, तो वो इंडियन को यहाँ जरूर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तो उन्होंने पिताजी को ढूंढा, कहाँ पोस्टेड थे वो इंडिया में, और आरएसएल ने उन्होंने इनवाइट किया सारा कुछ खर्चे पे। और पिताजी ने फिर 1970 में सितंबर में अटेंड किया यहाँ पर। और न्यूगिनी में ही वो वॉर जो था, कमेमोरेशन था उनका, जो जापानीज सरेंडर का जो फंक्शन था। और उसके बाद भी उन्होंने फिर ये कहा था कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स के पास भी जाना चाहूंगा। सभी के घरों में गए, मिले फिर से उनको। ही वॉज नोन टू लॉट ऑफ पीपल, लाइक काफी एक बड़े जाने पहचाने
RSL के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, नेशनल प्रेसिडेंट, सॉरी स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मिस्टर ब्रूस रक्सटन। अच्छा, हाँ जी, तो वो जाने उनके माने थे, बड़े हाँ। क्लोज फ्रेंड थे, उनके यहाँ हाँ। ठहरे थे वो। अच्छा। मेरी भी जब मेरी जर्नी जब शुरू हुई, वो जो कि मैं आपको फिर बताऊंगा आगे, तो हाँ। उनसे भी मुलाकात हुई। अच्छा। तो आप ये देख लीजिए, जो रिश्ते और बुक में ये भी है जी कि आप ये देखिए 1940s की हम बात कर रहे हैं, और पिताजी ने फिर सिडनी भी ट्रैवल किया, फिर वहां पर पब्स में भी गए, और सिडनी की स्ट्रीट्स में भी गए, ब्रिस्बेन गए। इंटरेक्शन जो था, उनका एक्सपीरियंस था 1940s में एज ए हाँ, हाँ। टूरिस्ट का, आप कह लीजिए ट्रैवल का एक्सपीरियंस, वो भी उन्होंने उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, हाँ। तो आप ये देख लीजिए कि 1940s में व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी थी, लेकिन फिर भी अपना वो जो कम्युनिकेशन था, वो ऐसा उन्होंने कुछ समझा नहीं कि कोई तो भेदभाव जब किया हम जा कहते रहा है। हाँ जी, कुछ हाँ। ये जो कम्युनिकेशन है, इसको तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हाँ, किस तरह से आगे कम्युनिकेट करते हैं। हाँ जी, फ्रेंडशिप जो थी, इतना था कि देखिए, पिताजी की जो हैबिट थी डायरी लिखने की, जी। उन्होंने लास्ट में अपनी डायरी में ये भी लिखा था कि मैं जब उनको पता था कि बचेंगे नहीं, लाइक जब वो he died in 1983, अपनी डायरी में लास्ट नोट हर डे का वो अपना काउंट लिखते थे। अच्छा, तो हाँ। हाँ जी, तो उसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे। मेरे सबसे बड़े ब्रदर जो हैं वो फौज में डॉक्टर हैं, हाँ, तो वही उसी हॉस्पिटल में जहाँ पोस्टेड थे, वहीं उनका इलाज हो रहा था। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि इन्फॉर्म माय ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन RSL को बताना मेरी डेथ के बारे में। मेरे उन सब फ्रेंड्स के सबकी लिस्ट लिखी हुई थी कि सबको बता देना कि मेरी डेथ हो गई है। जाते जाते तक वो भूले नहीं थे उन्हें। हाँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो अभी आपने बताया, आपने जो किताब लिखी है, कोई आसान काम नहीं होगा ये सारी उसकी किताब का सारा मटेरियल कलेक्ट करना, उसकी अपने आप में एक अलग जर्नी है। उसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा बताइए। देखिए, पिताजी के जो वॉर के, जो एज ए प्रिजनर वॉर के बारे में हमें, हम बचपन में जो थे, पता था हमें कि ऐसा हुआ है, लेकिन ज्यादा डिटेल्स में नहीं पता था। तो वो बात करते थे इस बारे में? नहीं बात करते थे? नहीं, कभी नहीं उन्होंने बात करी, लेकिन अच्छा। उनको इनविटेशंस आते थे लायंस क्लब का, कभी रोटरी क्लब का, और वो जब लेक्चर के लिए तैयारी करते थे तो हम उनके छुप के कभी नोट्स पढ़ लेते थे, या मैप देख लेना, उन्होंने जो मैप बताया कि मैं यहाँ से यहाँ गया, और जो भी था। लेकिन एज ए फैमिली हमको कभी नहीं बताया कि ऐसा हुआ, या कोई डिटेल्स में कभी बात हुई। जब मैंने ये इनके जब बुक लिख रहा था और जब इनकी चीजें सब कंपाइल कर रहा था, तब मुझे लगा कि जैसे कि मैंने अभी सुनने वालों को कुछ इंसिडेंट बताए हैं पढ़ के, अगर आप किसी को स्टोरी ये सुनाओ, यू हैव टू, मतलब कि आपको फिर से वो जीवित कर देती है याद जी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ जी। तो अब मुझे समझ में आया है कि वो क्यों नहीं बात करते थे, क्योंकि फिर तो वो रिलीव करने वाली बात हो गई जी, फिर से वो ट्रिगर तो वो करती यादें, हाँ जी, वो यादें दूरी रखने वाली जो थी। तो आपने जो सुना, ये दूसरा भाग आपने सुना इस इंटरव्यू का, जिसमें नरेंद्र सिंह बता रहे हैं किस तरह से उनके पिता अपने जिन यातनाओं को सहा, उनके बारे में बातचीत नहीं करते थे। और अक्सर हम ये देखते हैं कि सैनिक इतने कठिन जीवन से गुजरते हैं, लेकिन उसके बारे में बातचीत नहीं करते। वो पूरा ज़िंदगी भर वो बोझ उठाते रहते हैं। और आइए उनकी इस बातचीत का दूसरा अंश सुनेंगे नरेंद्र सिंह जी के इस फेवरेट सॉन्ग के बाद। गली में आज चांद निकला, ये जो है बहुत ही खूबसूरत गीत सुनते हैं।
में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। आज की रात जो मैं सो जाती, खुलती आँख सुबह हो जाती, मैं तो हो जाती बस बर्बाद, मैं तो हो जाती बस बर्बाद, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। मैंने तुमको आते देखा, अपनी जान को जाते देखा, जाने फिर क्या हुआ नहीं जान, जाने फिर क्या। ये गीत था फिल्म जख्म का, जो कि नरेंद्र सिंह जी का फेवरेट सॉन्ग है। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र सिंह परमार जी के साथ उनकी पुस्तक चिंट सिंह द मैन हु शुड हैव डाइड, और आइए सुनते हैं उसका दूसरा अंश। चांद निकला, लेकिन जब मैं 89 में यहाँ आया जी, तो 1990 में एक और है, एक श्रीलंकन ओरिजिन के, लेकिन वो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन है यहाँ पर, और वो पपुआ न्यूगिनी में मैजिस्ट्रेट थे। तो वो रिटायर होके वापस जा रहे थे, एडिलेड में रहने वाले हैं। उन्होंने किसी से पूछा कि मैंने चिन सिंह का नाम सुना है और उनकी स्टोरी बड़ी, वहां पर लोग, जहां मैं वेवक में वो मैजिस्ट्रेट थे, वहां पर भी लोग जानते थे, कहते थे। अच्छा, हाँ जी। तो वहां पर एक और भी मॉन्यूमेंट बनाया था जी, देखिए आप, वही मैंने आपको कहा था कि हाउ ऑस्ट्रेलियंस केयर फॉर दैट जी। सो 1970 में जब पिताजी आए, उसके बाद आरएसएल ने उनको कहा कि हम इंडियंस के लिए एक वॉर मेमोरियल बनाएंगे, और वो आप हमें इंडिया से कुछ पत्थर भेजिए अपने पहाड़ों से, और उसको हम सेरेमनी करके और इनॉग्रेशन करेंगे। तो 1971 में एक प्लाक बनाया उन्होंने, और पिताजी के जो ग्रुप में जब बचे थे, तो उसमें एक ने कहा, और पिताजी का भी कहना था कि वी आर रीबॉर्न। तो वो प्लाक पे लिखा गया, और वो प्लाक वहां उस मेमोरियल में लगाया गया। अच्छा, हाँ। तो वो जो मैजिस्ट्रेट जो थे, वो जब मुझे मिले 1990 में, वो कहते, दुख की बात यह है कि सेपिक रिवर में एक बड़ी बाढ़ आई थी और वो बह गया। कहता मैंने कोशिश करी है कि एक और उसके अल्टरनेटिव लगाया जाए, लेकिन मुझे प्लाक नहीं था, कुछ नहीं था। जो 1971 में जो उन्होंने जो सेरेमनी करी, उसमें इंडियन आर्मी अटैचे हैं अपने ऑस्ट्रेलिया में, कर्नल भंडारी थे उन टाइम। तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, सॉरी इंडियन हाई कमीशन वाज अपना इन्वॉल्व थे उसमें। वो इंडिया की रिप्रेजेंटेशन भी वहां हुई। पिताजी को फिर उन्होंने बोला था कि आप 71 में फिर आ जाइए। अच्छा, नहीं, आपने 70 में बुला लिया, और आप जितना जो करेंगे वही मेरे लिए बहुत है।
तो उन्होंने पूरे फंक्शन की रिकॉर्डिंग करी और वो भेजी। ये जो श्रीमान जी थे, इनका नाम है केविन डिट्रोन, और ये उसमें एडिलेड में रहते हैं। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने फिर कहा था मैंने मिलना है तुमसे। सो मैं जा रहा हूँ एडिलेड रिटायर होके, तो ब्रिस्बेन में रुक कर मैं आपसे मिलूंगा। उन्होंने फिर मुझे कुछ 60 पेज का एक डॉक्यूमेंट दिया, और उस डॉक्यूमेंट में था कि पिताजी की जो जितने भी उन्होंने जो अकाउंट थे अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस जो थे, जो मैंने बुक में इंक्लूड किए हैं, वो सब लिखे हुए थे उसमें। अच्छा। और वो जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक जगह ये थी कि इनका जो ग्रुप था, जो आपस में जो रहते थे, तो ये आपस में एक दूसरे के कहते रहते थे कि हाँ, अगर जो भी जिंदा बच के वापस जाएगा वो दुनिया को अपनी स्टोरी जरूर सुनानी है। अच्छा। और उसमें उन्होंने फिर ये लिखा था कि मुझे नहीं पता था कि वो स्टोरी सुनाने वाला मैं हूँगा। अच्छा। तो जब उनकी डेथ हो गई 1983 में, और मैं फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया आया, तो मैं पूरा कुछ देखने के बाद ऐसा लगा जैसे कि उनका ही काम चल रहा है कि मैं नहीं स्टोरी सुना पाया, तुम्हारा काम है ये स्टोरी सुनाना। तो मैंने जब पहली बार जब पढ़ा जी, तो मैंने तो इट वाज बहुत इमोशनल था, भावुक हो गए, उसमें रोने का भी, कई बार रोया भी मैंने। उस टाइम लगता है ना जी कि पिताजी ऐसे ऐसे हालात से गुजरे थे, तो मैंने इनकी पहले बात सुन ली होती कोई और। जब लगता है ना एक तरह से कि वो समय वापस नहीं आ सकता, लेकिन बिल्कुल जी। तो वो जब पढ़ा मैंने, तो फिर मैंने वो ट्रिगर कर गया जी। फिर मैंने अपनी ठान ली, मैंने कहा अब पिताजी आपने चिंता नहीं करना, आपका अधूरा काम मैं पूरा करूंगा। अच्छा। बस जी उसके बाद फिर नया नया आया था मैं ऑस्ट्रेलिया, तो जॉब नहीं थी, फैमिली भी यंग थी, तो उसमें फिर घर गृहस्थी के चक्रों में फिर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जहां मैं काम करता था ब्रिस्बेन में, वहां पर भी स्टोरी सुनाता था मैं। एक मेरे पास पेपर कटिंग था, एक 1954-55 का, जो ऑस्ट्रेलियन ने लिखा था, वो मैं शेयर करता था सब लोगों से। लोग पढ़ के बड़े हैरानी होती थी उनको पिताजी की स्टोरी। उससे ज्यादा मेरे पास कुछ और था नहीं उससे पहले। जब मैं ब्रोकन हिल में था, तो एक ने, मेरे रिटायर्ड मैनेजर ने फोन किया, कहते हैं नरेंद्र देख, एक प्रोग्राम है संडे को आता है ऑस्ट्रेलिया ऑल ओवर, ये इयन मैकनमारा है जो संडे का प्रोग्राम एबीसी रेडियो पे करते हैं, बड़ा वेरी जो ऑस्ट्रेलिया जो है वो उस पे कनेक्शन होते हैं, और जो वॉर की जो काफी लोग उसके साथ कनेक्ट होते हैं उस प्रोग्राम में जी। उस प्रोग्राम में किसी ने एक चिट्ठी लिखी है आपके पिताजी के बारे में, और उस लिखने वाले का नाम था क्लिफर्ड। और वो कहता था कि उसने जो चिट्ठी लिखी है, कहता है कि मैं उस बोट में था और चिनसिंग को मैं लेके गया था एक जगह से दूसरी जगह तक जो भी था। तो कहता है आप इससे कांटेक्ट करिए कि कनेक्ट हो जाओ आप, कि आप चिनसिंग के बेटे हो। तो मैंने फिर अपना, उन दिनों मोबाइल फोन तो थे नहीं जी, तो उस टाइम मैंने फिर अपना ईमेल भी मुझे आता नहीं था, तो मैंने फैक्स किया। तो मुझे फिर रेडियो स्टेशन ने कांटेक्ट किया, कहते हैं इयन मैकनमारा आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अच्छा। मैंने कहा इससे और लकी, मतलब तो फिर मैंने काम किया जी कि मैंने जितनी भी डैड की जो डायरीज थी या फोटोज थे, जितने भी लोगों के जितने भी ऑफिसर्स के नाम थे, उसकी लिस्ट बना ली। और प्रोग्राम था सिडनी में था, तो मैं यहाँ पर काम पे आया हुआ था ब्रोकन हिल से सिडनी। तो संडे का प्रोग्राम सुबह देखे, तो मैंने उनसे इयन मैकनमारा से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कि आप माइंड करेंगे कि मैं कुछ नाम पढ़ना चाहता हूँ, और सुनने वालों में से कोई अगर जानता हो इन लोगों को तो मेरे से कनेक्ट हो। क्योंकि वो जो चीज थी, जो बीज जो बोया था, जो फीलिंग जो थी कि हाँ करना है, तो जब ये होता है ना जी कि आपकी इंटेंशन अगर तगड़ी हो तो भगवान भी आपका साथ देना हमेशा साथ, हर कदम पे साथ देता है। बिल्कुल जी। तो मैंने जी जो नाम पढ़े, और मैकनमारा ने मेरे को सिर्फ इनिशियली तो 10 मिनट का स्लॉट दिया था, लेकिन वो जब स्टोरी सुनी और सब कुछ बना, तो कहता अभी नरेंद्र आप जाओ नहीं, 10 मिनट और आप मेरे साथ रह के। तो वो प्रोग्राम मेरा 10 मिनट के बदले 20 मिनट का हो गया। अच्छा। और
कॉल बैक आना शुरू हो गए कि हाँ जी मैं जानता था, मैं इनके पिताजी को जानता था। और मैं जब वापस गया ब्रोकन हिल, मेरे स्कूल की जो फ्रंट ऑफिस जो थी, वो लेडीज वो बार बार आए मैसेज लेके, नरेंद्र एक और फोन आया है, वो तुम्हारे पिताजी को जानता था। और सो आप ये देख लीजिए कि जितने भी ओल्ड कनेक्शन थे वो सारे रिकनेक्ट होना शुरू हो गए। और मेरी जर्नी फिर शुरू हो गई जी। मैं तो स्कूल से आता था मैं, और ये सब मेरा तो एक्सपेरिमेंट ही करना शुरू हो गया जी कि अच्छा उसको फोन करो। और लोगों ने भेजना शुरू कर दिए, डॉक्यूमेंट्स भेजना शुरू करे, लेटर्स लिखना भेजना शुरू कर दिए। जिस रेजिमेंट की आपको मैं बात बता रहा था कि जो पिताजी के साथ अटैच थे टेंट वगैरह में, वो रेजिमेंट सिडनी में बेस्ड थी। मतलब कि अब तो डिसबैंड हो गई है, लेकिन उनके जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे तो उनमें से एक हैं रिचर्ड योर्डन। तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहते कि जी तुम जब भी आओ सिडनी मेरे पास आना। फिर मैं सिडनी गया। फिर एक और जो थे जिनके साथ उन्होंने टेंट शेयर किया था और घर में भी गए थे, वो फैमिली मूव कर गई थी पर्थ में जी। मैं पर्थ गया उनसे मिलने। तो वो कैप्टन डग ब्रूस थे जिनके साथ वो रहे थे सिडनी में। मैं फिर पर्थ में गया, मैं मिसेस ब्रूस से मिला। तो मिसेस ब्रूस की फैमिली भी वहां थी और कुछ बच्चे वहां उनके मेलबर्न में थे। तो मिसेस ब्रूस ने ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी अपनी बेटियों को कि नरेंद्र ने मेरे पास रहना है और मैंने उसके लिए खाना बनाना है। तो आप देखिए, मैं वो रिटायरमेंट विलेज में रहती थी और खाना बनाया। फिर मैंने उनसे काफी कहानियां सुनना शुरू करी। मैंने अपना टेप रिकॉर्डर भी ले गया, मैंने रिकॉर्ड किया। लेकिन वो थोड़ी सी भावुक हो गई। आप देखिए, कहती नरेंद्र देख, मैंने तेरे पिताजी के लिए एक बार खाना बनाया था, लॉन्ग टाइम, और मैंने आज तू मेरे साथ बैठ के खाना खा रहा है, तो आंखों में पानी आ गया जी। सही बात है। वेरी इमोशनल, वेरी इमोशनल। तो ये बात हो रही है नरेंद्र सिंह जी के साथ। वो बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने ये पुस्तक लिखी। ये पुस्तक लिखना कोई आसान काम नहीं है और नरेंद्र सिंह जी ने काफ़ी मेहनत की इसमें। 8-10 साल लग गए उनको। और अभी ये पिछले कार्यक्रम में उन्होंने ये पुस्तक भेंट की है कांति जिन्ना जी को, जो हमारे डेडिकेटेड लिसनर हैं। कांति जी ने मैसेज भेजा है कि वो इस पुस्तक को, ये कार्यक्रम जब सुन रहे हैं तो पुस्तक को भी रेफ़र कर रहे हैं, देख रहे हैं और बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। और ये पुस्तक अपने आप में रोचक है। मैंने कहा मैंने भी ख़रीदी है ये किताब, और ये किताब आपको मिल सकती है। आप गूगल पर सर्च कीजिए, बहुत जगहों पर मिल रही है। और साथ ही साथ किंडल और बुकटोपिया पर ई बुक भी मिल सकती है। आइए सुनते हैं नरेंद्र सिंह जी के गीत का एक और पसंदीदा गीत, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। जी हाँ, ज़िंदगी का साथ हम सभी निभा रहे हैं। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा।
जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गीत रेडियो मनपसंद पर आप सुन रहे हैं। ये अपना गीत सुनते रहिए। हमारा रेडियो मनपसंद आपके साथ आता रहता है हर रविवार और मंगलवार को हम FM 91.1 पर, और इसके अलावा 24 घंटे तो ये कार्यक्रम आपकी सेवा में रहता है। अगर आप इस बारे में कुछ अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आपका हमेशा से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं नरेंद्र सिंह परमार जी से। आइए उनकी इस बातचीत का अब अंतिम भाग सुनते हैं नरेंद्र सिंह जी के साथ। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिडनी में जो है रेजिमेंट, स्कॉटिश रेजिमेंट थी ये, मिस्टर रिचर्ड योर्डन की। तो मैं इनसे मिलने गया, वो क्लोज में रहते हैं, अब तो ही पास्ट हुए, लेकिन फिर उन्होंने मुझे अपना रेजिमेंट का एक पिन दिया। कहते, नरेंद्र, तेरे पिताजी हमारे रेजिमेंट के साथ अटैच थे, अब तू भी हमारे रेजिमेंट के साथ अटैच है। तो दे गेव मी द ऑनर ऑफ दैट रेजिमेंट पिन जी। क्या बात है। हाँ, और देखिए उन्होंने, हाँ जी, और उन्होंने फिर कहा कि अगली एंजाक परेड पे आप हमारे साथ मार्च करोगे। अच्छा। हाँ। सिडनी में। तो आपने किया? हाँ जी, बिल्कुल। मैं तो ये जिसे कहते हैं ना जी कि वन ऑफ द मेमोरेबल टाइम्स, जिसे कहते हैं यादगाश जो है, कभी सबसे खास जो वक्त है, वो मेरा उनमें से एक वो इवेंट जरूर है जी। पिताजी के मेरे पास मेडल थे, छोटे मेडल थे, तो वो मैंने लगाए। उनकी मेरे पास एक फौजी टाई थी, वो लगाई, और मैं उन सब वेटरन्स के साथ मार्च किया जी मैंने। अच्छा। और एंड इट वाज ए ऑनर, एंड आई थिंक पिताजी की जो ऊपर से देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से वो भी ये देख रहे होंगे कि ब्लेसिंग दे रहे होंगे, जनरेशन। हाँ जी, हाँ जी। तो धीरे धीरे जी ये सारे कनेक्शन होते गए। मैंने आपको बताया उनका पीटर स्टैनले, प्रोफेसर पीटर स्टैनले, उनके साथ कनेक्शन हुआ। मैं जब कुरकुल में आया तो फिर उनको मैंने ईमेल किया। मैंने कहा कि आपने रिसर्च किया हुआ है चिन सिंह के बारे में, मैं उनका बेटा हूँ। तो 10-15 मिनट में उनका वापस आ गया। कहते हैं, मेरे को ये नहीं पता था कि चिन सिंह की कोई फैमिली भी यहाँ पर है, तो मिलने आना मेरे को। सो मैं कैनबरा आया, मैं कैनबरा मिलने गया। तो वो उन दिनों वॉर मेमोरियल में वो सीनियर हिस्टोरियन थे, तो उन्होंने फिर मुझे काफी कुछ पेपर्स दिए, रिसर्च के पेपर्स दिए। फिर मैं वॉर मेमोरियल की लाइब्रेरी भी गया, वहां से काफी कुछ मिला। सारा कुछ एक साथ डालना, और जो फिर मैं गांव जब छुट्टियों में भी फिर इंडिया गया, तो वहां से भी मैंने ढूंढा, पेपर कटिंग्स वगैरह थी, उनके जो डायरीज थी, वो सारा कुछ एक साथ इकट्ठा करके उसको लेआउट करके फिर स्टोरी जी उनकी पूरी हुई। एक जरूर क्वेश्चन जो मन में आएगा या आप सोचते होंगे चैलेंजेस के बारे में। जी, चैलेंजेस वही मैं पूछना चाह रहा था। हाँ जी। सबसे बड़ा चैलेंज होता है जी कि हमारे को
जो हमारी लाइफ में जो डे टू डे रूटीन होती है वो समटाइम्स वो ज्यादा पहले आ जाती है, और जो बाकी काम होते हैं वो थोड़े से प्रायोरिटी कम हो जाती है, तो टाइम जो होता है वो उतना आप दे नहीं पाते जी। और तो रोजमर्रा की चीजें जो है आपका समय ले जाती हैं। हाँ जी, और फिर थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट, थोड़ा सा लेजी आ जाता है कि हाँ भी कर लेंगे। जो मुझे जिस बात का एक कहूंगा कि जिस बात का दुख है वो ये है कि मैं कोई 10 साल लेट हो गया इस बुक को पब्लिश करने में, क्योंकि अगर मैं 10 साल पहले पब्लिश कर देता, लाइक 2003 से शुरू किया था मैंने, तो 2013 या 14 तक मैं अगर कर देता तो जितने इनके जो दोस्त थे, कुछ और दोस्त थे, वो भी पढ़ लेते या देख लेते। लेकिन देखिए जो होना होता है उसी वक्त होता है। एक और हैं इनके, एक और मित्र थे जी, वो नेवल ऑफिसर थे, मिस्टर टोनी हॉर्डन, वो भी पास्ट अवे, लेकिन वो भी उनका पिताजी को वो सोलमेट कहते थे, कहते तेरे पिताजी के साथ हमारा जो सोलमेट थे, और उनका सिडनी में भी गए, और फिर जब मैं इंडिया में था और हम जब छोटे थे तब भी हमको मिलने आए थे। अच्छा, मिस्टर हॉर्डन, हाँ जी। तो उनकी भी मैंने फोटोज में किताब में रखी हुई है, और उन्होंने भी खुद अपना लाइफ स्टोरी लिखी हुई है, उसके बारे में भी, पिताजी के बारे में काफी कुछ उन्होंने लिखा, उससे भी मैंने रेफरेंस लिया है। जो चैलेंज फिर भी सारा कुछ करने के बाद देन एक और जो चीज होती है, वो चैलेंज जो सबसे बड़ा था वो ये था कि पब्लिशर, और मैंने पेंगुइन्स, मैकमिलन, आप जो टॉप वाले जो थे सबको मैंने कांटेक्ट किया, सिनॉप्सिस भेजे, और हमेशा रिजेक्ट होते, तो वो थोड़ा सा जो होता है, जो हौसला है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाने लगता है। ठंडा, बिल्कुल जी। फिर मैंने कहा अब हिम्मत तो हारनी नहीं है, लगे रहो। सो लास्ट ईयर फिर एक मेलबर्न बेस्ड हैं पब्लिशर, उन्होंने दे एग्रीड कि हाँ जी हम पब्लिश करेंगे आपकी। सो चैलेंज के मामले में तो जी अब ये था कि छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं, अब वो धीरे धीरे ओवरकम होते हैं। तो ये पुस्तक अब जो है पब्लिश हो गई है, किस तरह से ली जा सकती है पुस्तक, कहाँ अवेलेबल है, किस तरह से ली जा सकती है? हाँ जी, देखिए अगर आपके सुनने वाले अगर गूगल करेंगे चिन सिंह द मैन हु शुड हैव डाइड, तो काफी कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो पब्लिशर जो है वो जैसे मैंने कहा कि मेलबर्न बेस्ड है, और शो लाइन पब्लिशिंग ग्रुप है, SHAWLINE, शो लाइन पब्लिशिंग ग्रुप है। और अदरवाइज अगर वो जैसे मैंने कहा अगर गूगल करेंगे तो बुकटोपिया है, और हाँ जी, और अमेज़न है, सब पे मिल जाती है जी, और ई बुक भी है, और ई बुक भी है जी। आपने जो है ये अपनी अद्भुत रिमार्केबल स्टोरी जो बताई चिन सिंह जी की, इसमें जैसे कि हम बता रहे थे कि बहुत ही कम ऐसी स्टोरी सुनने को मिलती है, काफी कुछ सैनिकों ने बलिदान की है, संघर्ष की है, तो चिन सिंह जी की जो रिमार्केबल स्टोरी आपने हमारे साथ शेयर की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको भी आपके भी प्रशंसा करना चाहेंगे कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और ये किताब पब्लिश किया। हालांकि कोई आसान काम नहीं है इस तरह के वेंचर्स लेना, लेकिन आपने ये लिया, बीड़ा उठाया और पूरा भी किया, उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहेंगे। और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन हाँ जी बिल्कुल, मैं तो हाँ जी बिल्कुल, और मैंने यही कहा, मैंने कहा कि अब ये स्टोरी जो है वो एक अवेयरनेस जरूर पैदा करेगी। भारतीय जो नए भारतीय आ रहे हैं माइग्रेट होके, और अब तो नंबर भी काफी इंक्रीज हो गया है, तो उनको जानना जरूरी है। और एक और चीज मैं जाते जाते जरूर रिक्वेस्ट करूंगा सुनने वालों से कि जो हमारे जो लीडर्स थे, जो हमारे सोल्जर्स थे, उन्होंने जो अपनी बलिदान दिया है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, उसको जरूर याद रखें। और जो मेमोरियल अगर कहीं अगर बन सकता हो बैक, अगर पपुआ न्यू गिनी में उनकी याददाश्त के लिए, वो भी उसका अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो कैंपेन शुरू करें, क्योंकि जिनकी जो डेथ हुई वो पंजाब के भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, हर एक जाति से थे, हर एक धर्म से थे।
जी। तो हमारा एक कर्तव्य बन जाता है कि उनकी जो याद हमें हमेशा रखनी चाहिए। वही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी उन लोगों के लिए। जी हाँ, हम उनके बलिदानों को भूल नहीं सकते, उनके संघर्षों को भूल नहीं सकते, इसमें तो दो राय नहीं है। और इतिहास से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। और चिंट सिंह जी का जीवन तो काफी प्रेरणादायक, इंस्पिरेशनल रहा है हम लोगों के लिए, और कभी नहीं भूलनी चाहिए। और ये कहानी आपने एक पुस्तक के रूप में इस लोगों के सामने रखी है, तो हमेशा रहेगी वो। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी। धन्यवाद जी, थैंक यू जी। तो ये बातचीत थी नरेंद्र सिंह परमार जी के साथ। अत्यंत ही विनम्र व्यक्तित्व वाले हैं नरेंद्र सिंह जी, और उन्होंने कहा है कि यदि कोई श्रोता उनके साथ संपर्क करना चाहे तो वो हमेशा उसका स्वागत करते हैं। उनका नंबर जो है 0412-735-514, 0412-735-514। जैसा कि मैंने कहा कि ये पुस्तक उपलब्ध है, हमें ज़रूर इसका समर्थन करना चाहिए। हमें इन सैनिकों को भूलना नहीं चाहिए। कहते हैं कि शहीदों की समाधि पर हर बरस लगते हैं मेले, लेकिन जहाँ तक सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीय सैनिकों का इतना भारी योगदान रहा है, लेकिन उसको करीब करीब भुला दिया गया है। और जैसा कि नरेंद्र सिंह जी ने अनुरोध किया कि मेमोरियल बनाना ज़रूरी है, इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो इसमें भी अगर किसी तरह का अगर आप समर्थन कर सकते हैं तो आपका स्वागत है। ये अपने आप में अलग याददाश्त होगी। आशा है अब कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो रहा है। कार्यक्रम पसंद आया होगा आपको। एक ऑस्ट्रेलिया में जब आए हैं तो ऑस्ट्रेलिया का इतिहास और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत में जुड़ना, आपको दो कहानियाँ सुनाई, आपको बताया माता जगत तारणी दासी किस तरह से एक वृंदावन वो यहाँ पर बना रही हैं अपने ऑस्ट्रेलिया में। उनकी अद्भुत कहानी सुनी, और दूसरी अद्भुत कहानी सुनी हमने चिंट सिंह की। उनको किस तरह से ऑस्ट्रेलियन सैनिकों ने और ऑस्ट्रेलियन मेटशिप के बारे में। आशा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। सुनते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम, वो तो मीरा का भी शाम। राधा का भी शाम, वो तो मीरा का भी शाम।
को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए। कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, जिसके मन भाए वो उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम। राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। शाम तेरी बंसी पुकारे, राधा शाम वो तो मीरा का भी शाम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम। गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। मैं हूँ उदित नारायण और आप सब सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है।